एक उदास सुबह बिस्तर से उठते हुए गीता ने घड़ी पर नज़र डाला तो 5:30 बजे थे। यूँ नींद तो काफ़ी देर से खुल चुकी थी, लेकिन इतनी जल्दी उठकर भी क्या करती। खिड़की पर नज़र डाली तो पर्दे से छनकर आता हल्का प्रकाश दिखाई दिया। गर्मी की सुबह भी तो जल्दी होती है। सोचा चलो अब उठ ही जाएं। सुबह तो हो ही गई है और उठकर बाथरूम की ओर चली गई। हाथ मुंह धोकर ब्रश वगैरह करके बाहर निकली। बिस्तर ठीक किया, तब तक दूध वाला भी आ चुका था, सो दूध लिया। अब तक उसके पति देव नितिन बाबू भी जाग चुके थे और तैयार होकर सुबह की सैर पर निकल रहे थे। सब कुछ यंत्रवत चल रहा था, एक निश्चित दूरी पर घूम रहा था। किसी से कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं। जीवन में कोई उत्साह उमंग नहीं बची थी दोनों के। नितिन बाबू के जाते ही वे भी अखबार लेकर बैठ गई। एक गहरी सांस लेकर दीवार पर टंगी तस्वीर पर दृष्टि डाली, जिस पर फूलों का हार पड़ा हुआ था। उनकी दृष्टि धुंधला गई। किसी तरह स्वयं को संभाला और अखबार के पन्ने पलटने लगी। हालांकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने फिर अपने सिर को झटका दिया। नियति के आगे आखिर किसकी चली है, और जो सच है वह तो है ही, उसे स्वीकारने में ही भलाई है, बजाय उसके कि जो नहीं है। उसके लिए रोते रहें। और उन्होंने बगीचे की ओर रुख किया। कुछ साफ सफाई की, सूखी पत्तियां झाड़ी, लताएं जो गिर रही थी उन्हें सहारा दिया। तब तक नितिन बाबू भी दूर से आते हुए दिखाई दिए और वे चाय बनाने के लिए किचन की ओर चल दी। चूल्हे पर चाय की पतीली चढ़ाकर वे फिर ख्यालों में खो गई। शुभम उसका इकलौता पुत्र, उम्र थी यही कोई 18 वर्ष, होनहार, महाविद्यालय का छात्र। ऐसी ही एक सुबह वे तीनों पिकनिक के लिए निकले और बस 15 मिनट बाद ही कार का एक्सीडेंट हो गया। शुभम ही कार ड्राइव कर रहा था। वे शुरू से ही टोक रही थी स्पीड कम करने के लिए, लेकिन शरारत से मुस्कुराते हुए उसे डराने के लिए कार तेज और तेज चलाया जा रहा था। तभी अचानक सामने से एक ट्रक आया। तुरंत उसने कार साइड में की, पर कार कुछ ज़्यादा ही साइड में चली गई और सड़क के किनारे खड़े एक पेड़ से टकरा गई और बस सब कुछ खत्म हो गया। हालांकि शुभम को तुरंत अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन फिर भी वह बच ना सका। और किस्मत का खेल तो देखो, इन दोनों को बस मामूली खरोच ही आई थी। कलेजे पर पत्थर रख अपने जिगर के टुकड़े के अंगों का दान कर दिया था दोनों ने। समाज सेवा में रुचि जो थी उनकी। कितने बुरे दिन थे वे। महीनों उनकी आंखें नहीं सूखी थी। जिंदगी बेमतलब सी होकर रही थी, लक्ष्यहीन। फिर भी जब तक जीवन है जीना तो था ही। उन्होंने पौधे लगाए, एक पप्पी भी पाला, ताकि अपने दुख पर से ध्यान कुछ हट सके। लेकिन वह कोई छोटी मोटी तलैया तो थी नहीं कि ध्यान हट जाता। या तो दुख का महासागर था जो रह रहकर हिलोरे मारता था। ईश्वर को भी इस उम्र में यह दुख देना था, जब वे ना इधर के थे ना उधर के, मझधार में थे। 40-45 के बीच की उम्र के। फिर भी समय सबसे बड़ा मरहम होता है, जो जख्मों को भर ही देता है। छन्न चाय उफन कर ऊपर आ रही थी। गीता की तंद्रा टूटी और झट गैस ऑफ कर चाय छान कर उन्होंने ट्रे में रखी और आ गई बाहर नितिन बाबू के पास, जो वहीं लॉन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। इतना बड़ा मकान है और वे सिर्फ 2। बनवाते वक्त तो सोचा था कि शुभम की शादी होगी, बहू आएगी, पोते पोतियों से घर भरा रहेगा, और इस कारण भी बनवा लिया था कि बेटे को बाद में परेशान ना होना पड़े। और अब तो इतने बड़े घर की साफ सफाई ही महंगी पड़ गई है। इतनी धूल जमती है कि बस पोंछते जाओ वह जमती जाएगी। वैसे कभी कभी उन्हें धूल का जमना भी अच्छा लगता है। कम से कम एक काम तो मिल जाता है, वरना करें क्या। घर तो जैसा का तैसा व्यवस्थित रहता है, कोई भी चीज़ अपनी जगह से हिलती नहीं जब तक कि वे ना उठाएं। शुभम था तो कितना बखेड़ा किया कर रहता था। कहीं बल्ला पड़ा है तो कहीं गेंद, कहीं स्केट्स, जूते मोजे तो सारे घर में पड़े मिलते थे।
उनके और कपड़े तो पूछो ही मत, कितना शौक था उसे पहनने ओढ़ने का। दिन भर उसकी चीज़ों को समेटने में ही वक्त बीत जाता था। कुछ कहो तो बस उसकी वही शरारत भरी मुस्कुराहट अब कुछ अव्यवस्थित होती ही नहीं। जो जहाँ है वहीं रहता है, धूल की शुक्रगुजार है, वह जमती है तो झाड़ पोछ करने को तो मिलती है। गीता, क्यों ना मकान किराए पर दे दें? नितिन बाबू चाय पीते हुए बोले। वे चौंकी। क्यों, क्या हुआ अचानक? नहीं, अचानक नहीं, कई दिनों से सोच रहा हूँ। इतना बड़ा 2 मंजिला मकान है, सूना सूना पड़ा रहता है। ऊपर वाला हिस्सा किराए पर उठा दें तो कैसा रहेगा? किराएदार रहेंगे तो थोड़ी चहल पहल रहेगी, सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक रहेगा। हम दोनों ही रहते हैं, रात बेरात कोई कष्ट हो तो सहारा रहेगा, कहीं आना जाना हो तो घर सूना नहीं रहेगा। वे बोले। वे बात कर रही थे कि गेट खुलने की आवाज़ आई। लगभग 35 वर्षीय एक आकर्षक व्यक्ति दिखाई दिया। अंदर आकर उसने सलीके से गेट फिर से बंद कर दिया और उन दोनों के सामने आकर अभिवादन करते हुए खड़ा हो गया। उन्होंने भी उसे कुर्सी पर बैठने का संकेत किया। वह कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मैं समीर वर्मा हूँ, एक कंपनी में काम करता हूँ, आपका मकान किराए पर लेना चाहता हूँ। दोनों के एक साथ पहले तो चौंके, फिर नितिन बाबू बोले, आपको किसने बताया कि हमारा मकान खाली है और हम उसे किराए पर देना चाहते हैं? जी, मैं इधर से अक्सर गुजरता हूँ, आपका मकान देखा, लोकेशन अच्छी लगी, इसीलिए पूछ लिया। समीर आगे झुकते हुए बोला, पहले मकान देख लो, किराया हमारे हिसाब से ही रहेगा और हमें शोर पसंद नहीं। टीवी वगैरह बिल्कुल धीरे चले या ना ही चलाएं और रात को समय से आ जाएं, वरना गेट बंद हो जाएगा। और हाँ, हम शाकाहारी हैं। सो नितिन बाबू थोड़ा घुड़कते हुए से बोले, आखिर वह अपनी गर्ज से आया था, उन्होंने थोड़े ही बुलाया था। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, मकान को भी क्या देखना, पसंद है तभी तो आया। बस आप इजाज़त दीजिए तो सामान वगैरह ले आऊँ। मेरे परिवार में मैं और मेरी पत्नी ही हैं। उसने उठने का उपक्रम किया। उन्हें आश्चर्य हुआ, कैसा अजीब आदमी है, बस मकान चाहिए किसी भी शर्त पर। 2-4 दिनों में समीर अपना सामान वगैरह ले आया और घर व्यवस्थित कर लिया। दोनों ने अपना कमरा बड़ी सुंदरता से सजाया था। घर में थोड़ी रौनक आ गई थी, आना जाना लगा रहता था। समीर हमेशा उनसे पूछता रहता, कोई काम हो तो करता रहूँगा, कभी पानी के बिल भरना तो कभी सब्जी किराए का सामान लाना आदि। और गीता से तो उसे विशेष स्नेह था। उसके होते हुए उनकी मजाल थी कि कोई भी काम कर पाए, सब वही करता। आखिर एक दिन नितिन बाबू ने गीता की चुटकी ली, क्या बात है समीर, तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है, मुझसे छीन तो नहीं रहा? हटो भी, यह मेरी उम्र है क्या? 4-5 बरस छोटा होगा मुझसे, छोटे भाई जैसा है। आप भी बस। गीता तुनक कर बोली, उम्र है तो क्या हुआ, दिखती तो नहीं हो? नितिन ने फिर छेड़ा, कौन जाने सोच रहा हो कि सेवा करने से हम प्रसन्न हो जाएंगे, दिल जीत लेगा वह हमारा इस तरह, तो हम यह मकान उसे ही दे दें। अब कोई है भी तो नहीं हमारा अपना वारिस। इस घोर भौतिकवाद के युग में ऐसी सोच बहुत सामान्य सी बात है। गीता ने एक और तरह से सोचा, हाँ हो सकता है, ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि हत्या भी, जरा होशियार रहना। नितिन बाबू ने आशंका जताई। कुछ दिनों बाद एक दिन गीता की तबीयत बहुत खराब हो गई। इतना तेज बुखार था और इधर नितिन बाबू बिजनेस टूर पर गए थे। समीर ने ही संभाला, दिन रात उनकी सेवा की, रात रात भर जाग कर उनके माथे पर बर्फ़ की पट्टियाँ रखता, पाँव सहलाता, थोड़ी थोड़ी देर पर फलों का रस, पानी, दवाइयाँ वगैरह देता, बाथरूम तक सहारा देकर ले जाता, कोई कसर नहीं छोड़ी समीर ने उनकी देखभाल में। उसकी पत्नी रीना से आखिर यह सब देखा नहीं गया और एक दिन उसने पूछ ही लिया, आखिर तुम्हें
इनसे इतना लगाव क्यों है? इतना महंगा मकान लिया और वो भी तमाम बंदिशों पर। फिर तुम्हारा ऑफिस भी यहाँ से कितनी दूर पड़ता है? जाने आने जाने का खर्चा अलग से। इससे कम पैसों का बेहतर सहूलियत में तुम्हारे ऑफिस के पास ही अच्छा मकान मिल जाता, लेकिन तुम्हें तो बस यही चाहिए था। यही जिद ठाने बैठे थे। आखिर कौन लगती है वह तुम्हारी? क्या रिश्ता है उससे तुम्हारा? समीर को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह स्वयं पर काबू रखते हुए आवाज़ दबाकर बोला, चिल्लाओ मत, उनकी नींद खुल जाएगी। वह मेरी माँ लगती हैं। और पूछना है कुछ? माँ? हाँ हाँ हाँ, रीना व्यंग्यात्मक लहजे में हंसते हुए बोली, कम से कम इस पवित्र रिश्ते को तो बदनाम मत करो। हम उम्र है वह तुम्हारी, देखने में भी अच्छी भली चटाक। रीना कुछ और बोलती इससे पहले ही समीर का हाथ उठ गया। हतप्रभ रीना देखती ही रह गई और वह बोलता ही चला गया, हाँ माँ लगती हैं वह मेरी। उनकी कोख में पले शरीर का एक अंग प्रत्यारोपित है मेरे शरीर में। उनसे नया जीवन दिया है मुझे। आज जो मैं यहाँ चल फिर रहा हूँ, जीता जागता तुम्हारे सामने हूँ, तो केवल उनकी बदौलत। अपने पुत्र की मृत्यु के बाद उन्होंने उसके गुर्दे दान कर दिए थे। वे मुझे ही प्रत्यारोपित हुए थे। डॉक्टर ने बताया था। उन्हें तो इतना भी होश नहीं था कि इस बात को जाने कि उन्होंने दान किसे दिया है। बेटे की मौत के सदमे में भी विवेक से पल्ला नहीं झाड़ा उन्होंने और महादान किया। और फिर पलट कर देखा भी नहीं कि किसे दिया। मैंने यह मकान जानबूझकर किराए पर लिया ताकि उनके निकट रह सकूं, कुछ तो सेवा कर सकूं उनकी। इस तरह कुछ तो उसरण हो जाएगा और अब से तुम भी उनकी अपने सास ससुर की तरह सेवा करना। और रीना अब भी मुंह बाएं देखती जा रही थी। उस माँ के इस बेटे को कैसे अनोखे रूप से जुड़ा था। माँ बेटे का यह रिश्ता पहला ना सही दूसरा जन्म तो दिया ही था गीता ने समीर को। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रकाश नाथ पेशे से तो वकील थे, जो सरकारी मुलाजिम ना थे। बिल्कुल बुद्धि के तेज व्यक्ति थे, इसलिए अच्छा खासा कमा लिया करते थे। उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, इस कारण अब वकालत छोड़ दी थी और अधिकतर समय घर पर ही व्यतीत करता था। खाली वक्त में अखबार पढ़ना और जब कभी उससे भी मन ही हताशा दूर ना हो तो अपने बड़े बेटे समर को बुरा भला कहना। यही थी प्रकाश नाथ की दिनचर्या। बड़ा बेटा समर भी उसकी बातों को दिल से नहीं लगाता था, पर उसकी आदत है यही सोचकर बर्दाश्त कर लेता था। प्रकाश नाथ का घर पूरी तरह से सुख संपन्न था, क्योंकि दो छोटे बेटे करण अमन सरकारी नौकरी पर थे। एक तो डॉक्टर, एक पुलिस में था। महीने पर अच्छी खासी रकम घर पर आ जाती थी। इतना रुपया पाकर प्रकाश नाथ का दिल खुशी से झूम उठता था, परंतु जैसे ही उसकी नज़र समर पर पड़ती वैसे ही उसकी हंसी गुम हो जाती और वह अपने अनपढ़ बेटे को कोसने लगता था, क्योंकि वह चाहता था कि समर भी अपने भाइयों की तरह पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करे। परंतु प्रकाश नाथ के अत्यधिक प्रयास से भी समर का मन पढ़ाई में ना लगा। अब तो आलम यह था कि हर रोज समर को गाली देना और घर का सारा काम समर से ही करवाना, यह सब प्रकाश नाथ की आदत में शुमार हो चुका था। जब कभी भी कोई व्यक्ति अपने बेटे की नौकरी लगने की खबर प्रकाश नाथ को सुनाता तो प्रकाश नाथ का गुस्सा समर पर दोगुना फूटता था। समर की अब यही दिनचर्या बन चुकी थी कि खेत से चारा काट कर लाना और मशीन में काटकर जानवरों को डालना और घर का खाना भी बनाना और शाम को प्रकाश नाथ के पैर दबाना। इतना करने के बावजूद भी उसे इनाम में गालियां मिलती थीं, परंतु फिर भी उसके मुंह से कभी भी प्रकाश नाथ के खिलाफ एक शब्द नहीं निकलता। जब कभी भी वो ज़्यादा उदास होता तो अपनी माँ की फ़ोटो को गले से लगाकर बहुत रोता, जो 2 साल पहले ही गुजर चुकी थी। एक दिन प्रकाश नाथ कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे कि तभी राकेश एक मिठाई का डब्बा लेकर आया और प्रकाश नाथ को वह मिठाई का डब्बा दिया। यह देखकर प्रकाश नाथ का चेहरा तिलमिला उठा, क्योंकि प्रकाश नाथ बहुत ही ईर्ष्यालु व्यक्ति था
किसी और की खुशी उससे बर्दाश्त नहीं होती थी, इसीलिए कोई भी व्यक्ति उसे अपनी खुशियों में शामिल नहीं करता था। प्रकाश नाथ ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या बात है राकेश, आज तू बहुत मिठाई बांट रहा है। आखिर इस खुशी का कारण क्या है? क्या कोई लॉटरी लग गई है? राकेश ने प्रत्युत्तर में कहा, बात यह है कि भैया, आज मेरे बेटे की पुलिस में नौकरी लग गई है। प्रकाश नाथ ने राकेश को अचरज भरी निगाहों से देखते हुए पूछा, क्या कह रहे हो? तुम्हारे बेटे की नौकरी लग गई है? वही बेटा जो 11वीं 12वीं में लुढ़कते लुढ़कते बचा, वो आज पुलिस वाला बन गया है। अरे हमें तो विश्वास ही नहीं होता है कि उसकी भी नौकरी लग सकती है। राकेश ने नरम भाव से कहा, हाँ भैया, उसकी ही नौकरी लग गई है, बस सब ऊपर वाले की कृपा है। आज मेरा बेटा पुलिस वाला बन गया है। इसी खुशी में आज हम लड्डू बांट रहे हैं। तब तक समर भी वहां आ चुका था। राकेश ने समर को देखकर डब्बे में से एक लड्डू निकालकर समर को देते हुए कहा, बेटा, आज बड़ी खुशी की बात है। तुम्हारा दोस्त सूरज आज पुलिस वाला बन गया है। यह सुनकर समर खुशी से झूम उठा। खुश होकर राकेश से पूछा, क्या काका, सच में मेरा दोस्त पुलिस वाला बन गया है? तभी प्रकाश नाथ ने समर को घूर कर देखा तो समर झटपटा कर एक कोने में खड़ा हो गया। प्रकाश नाथ ने आंखें गुरेज कर समर की तरफ देखते हुए कहा, देख ले, एक वो है जो पुलिस में लग गया और एक तू है जो भैंसे चराता रहता है। अरे कितनी बार तुझको समझाया है कि पढ़ ले, तूने मेरी हरगिज नहीं मानी। अरे तू तो बस इस धरती के लिए बोझ है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, समझा? राकेश को यह देखकर समर पर तरस आ गया। उसने नरम स्वर में प्रकाश नाथ से कहा, अरे भैया, क्यों बुरा भला कह रहे हो समर को? अरे उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा तो नहीं लगा, इस तरह आप उसे बुरा भला क्यों कहते रहते हो? आप अगर मेरी मानो तो आप समर की शादी करा दो। घर में बहू आएगी तो आपका भी ख्याल रखेगी और समर का भी ख्याल रखेगी। प्रकाश नाथ ने समर की तरफ देखा और फिर राकेश से कहा, अरे इसे अभागे को कौन ब्याहेगा अपनी बेटी? इससे शादी करने से पहले तो अपनी बेटी को जहर न दे दे। राकेश ने प्रत्युत्तर में कहा, अरे क्यों नहीं, हमारे साले की बिटिया है रोशनी, आप अगर राजी हो जाओ तो रिश्ते की बात चलाएं। प्रकाश नाथ ने राकेश की बात को नकारते हुए कहा, नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल अनपढ़ है और मैं इसी एक अनपढ़ को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, उसे कैसे कर पाऊँगा? राकेश ने जवाब दिया, अरे आप भी कमाल करते हो। अब समर जितना पढ़ा लिखा है उतनी ही पढ़ी लिखी बिटिया मिलेगी। मेरी मानो तो फिर एक बार सोच लो, बिटिया बहुत कमेरी है, घर का सारा काम अकेले ही कर लिया करेगी। प्रकाश नाथ ने कहा, अरे ऐसे तो इसका ब्याह कब का हो चुका होता। अरे हम अपने घर में अनपढ़ लोगों को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और तुम इसकी चिंता छोड़ो, ये तो है ही धरती का बोझ, पड़ा पड़ा खाता रहता है। कभी कभी तो हमें लगता है काश ये हुआ ही ना होता, तो मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिल जाती। राकेश ने प्रकाश नाथ को समझाते हुए कहा, ऐसे मत बोलो, लड़का सयाना हो चुका है, कहीं आपकी बातों में आकर कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो? प्रकाश नाथ ने जवाब दिया, अरे कर ले जाके, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे तो 2-2 पट्टे कमा रहे हैं। अरे कल मरे तो आज मर जाए, कम से कम धरती का बोझ तो कम होगा। प्रकाश नाथ की एक एक बात समर को अंदर तक तोड़ रही थी। आज उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। आज उसने अपने जीवन को खत्म करने का अंतिम निर्णय ले लिया था। आज उसने एक बड़ी रस्सी ले ली और चारा लेने के बहाने से घर से निकल गया और खेत पर खड़े नीम के पेड़ पर उसने फांसी लगा ली। जब रात अधिक हो गई और समर घर वापस नहीं लौटा तो प्रकाश नाथ ने आस पड़ोस में पता किया। पता करने पर पता चला कि वह खेत से चारा लेकर वापस ही नहीं आया था। अब प्रकाश नाथ खेत पर गए। वहाँ वह नीम के पेड़ की तरफ देखकर सन्न रह गए, क्योंकि नीम के पेड़ पर समर की लाश झूल रही थी। गांव के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और वहां उपस्थित लोगों ने समर की लाश को नीम के पेड़ से उतारा और उसका क्रियाक्रम, परंतु इतना कुछ होने के बावजूद प्रकाश नाथ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह पहले की तरह ही जिंदगी जीने लगा। वक्त धीरे धीरे गुजर गया। अब उसके दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी।
जो बेटा डॉक्टर था उसकी पत्नी भी डॉक्टर, और जो बेटा पुलिस में था उसकी पत्नी पुलिस वाली। समय के साथ साथ प्रकाश नाथ की उम्र काफ़ी ढल चुकी थी। उसके हाथ पैर उसका साथ नहीं देते। कोई भी काम करने में उसकी हप्पी फूल जाती। बड़े बेटे ने शहर में एक अस्पताल खोल लिया और दोनों मियाँ बीबी शहर में रहने लगे। कुछ दिनों बाद छोटे बेटे की भी पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई, तो उसने अपनी पत्नी की भी पोस्टिंग उसी शहर में करवा ली। अब दोनों ही मियाँ बीबी जाने की तैयारी में जुट गए। तभी प्रकाश नाथ वहाँ आकर के अपने बेटे अमन से कहा, बेटा बड़े बेटे और बहू तो हमें छोड़कर चले गए, अब तुम लोग भी जा रहे हो, अब हम अकेले यहाँ कैसे रहेंगे। बेटा ऐसा करो, हमें भी अपने साथ लेते चलो। अमन ने प्रत्युत्तर में कहा, बापू आप जानते तो हैं शहर का वास्ता है, अभी हम लोग खुद किराए पर रह रहे हैं और आपको कैसे रखेंगे। वैसे भी बापू हमारे पास ये इतना बड़ा घर है, इसे किसके हवाले छोड़कर जाएंगे। प्रकाश नाथ ने निवेदन किया, बेटा इतने बड़े घर में मैं अकेला रहकर क्या करूँगा। अरे मुझसे तो कुछ किया भी नहीं जाता है, मेरी देखभाल कौन करेगा। अमन ने प्रकाश नाथ को समझाते हुए कहा, बापू आप चिंता मत करो, मैं इस घर को बेचकर शहर में एक नया घर ले रहे हैं, बस वह यहाँ ये घर बेचेंगे और वहाँ नया घर खरीद लेंगे। हाँ बापू, यही 2-4 दिन में सेठ इस घर को खरीदने आएगा। आप घर के कागजात पर साइन कर देना और सेठ से 3 लाख रुपए भी ले लेना और शहर चले आना, और जब शहर पहुंच जाओ तो ये रहा मेरा नंबर, हमें कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। आप चिंता मत करो, बस 2-4 दिन की ही तो बात है। और फिर अमन प्रकाश नाथ को अपने गले से लगाता है और उनके पैर छूकर वहां से चला जाता है। आज इतने बड़े घर में प्रकाश नाथ अकेला था। जब उसे भूख लगी तो उसने रोटी बनाने के लिए आटा गूंथा। बूढ़े हाथों में इतनी जान कहाँ की जो आटा भी सही से गूंथ ले। आज उसे अपने बड़े बेटे समर की याद रहकर आ रही थी। यादों का सैलाब जब ज़्यादा हो गया तो उसे अपनी आंखों के सामने समर का अक्स नज़र आने लगा। वो समर का आटा गूंथना और रोटी बनाना, एक एक करके सभी दृश्य उसके आंखों में तैरने लगे। उनकी बूढ़ी आंखों में आज आंसू छलक उठे और मन में सिर्फ एक ही आवाज़ निकल रही थी कि काश आज मेरा अनपढ़ ही होता तो उसकी शादी होती और एक अनपढ़ बहू इस घर में आती। कम से कम वो अपने घर में तो रहती और खाना बनाती। समर मेरा घर का सारा काम करता और मैं पहले की तरह ही कुर्सी डालकर बैठे अखबार पढ़ता। परंतु अब सपनों को देखने से होने वाला क्या है। जो कुछ उसने किया आज वो उसके सामने था। 2-4 दिन यूं ही गुजर गए और वो दिन भी आ गया जिस दिन सेठ ने रुपए देने के लिए कहा था। सेठ ने घर के कागज़ पर साइन करा लिए और प्रकाश नाथ को 3 लाख रुपए दे दिए। रुपए मिलते ही प्रकाश नाथ शहर जाने की तैयारी कर ली और प्रकाश नाथ ने अमन को फ़ोन करके सब बता दिया कि वो बस स्टैंड पर उसका इंतज़ार करेंगे। कहे मुताबिक प्रकाश नाथ वहां पहुंच गए और बैठकर अमन का इंतज़ार करने लगे। तभी वहां अमन आ गया और प्रकाश नाथ के पास आकर कहा, बापू आप पैसे लाए हो ना, मुझे दे दो। वो जो मैंने नया घर खरीदा है उसका मालिक अभी रुपए मांग रहा है। अगर मैंने उसे अभी रुपए नहीं दिए तो वो अपना घर किसी और को बेच देगा। प्रकाश नाथ ने रुपए का बैग झटपट से अमन को दे दिया। अमन ने रुपए लेकर प्रकाश नाथ से कहा, बापू आप यहीं बैठो, मैं सेठ को रुपए देकर आता हूँ। और अमन अपने बापू को वहीं बैठाकर रुपए लेकर वहां से चला गया और प्रकाश नाथ वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगे। समय धीरे धीरे काफ़ी बीत चुका था परंतु अमन अभी तक वापस नहीं आया था। शाम होने को थी। प्रकाश नाथ बहुत ही चिंतित था कि अमन अभी तक नहीं आया, उससे रहा नहीं गया। तो उसने एक राहगीर से कहीं वही फ़ोन नंबर लगवाया जो उसे अमन ने दिया था, परंतु फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब प्रकाश नाथ की चिंता और भी अधिक बढ़ चुकी थी। वो हताश बैठा हुआ ही था कि तभी उसे एक मोटरसाइकिल आते हुए दिखाई दी जिस पर अमन बैठा हुआ था। वह दूर से ही अमन को आवाज़ लगाने लगा परंतु अमन प्रकाश नाथ को पास से देखता हुआ निकल गया। आज अमन ने उसे बहुत बड़ा धोखा दे दिया था। उसकी उम्मीद प्रकाश नाथ को बिल्कुल भी न थी। अब प्रकाश नाथ वहीं बैठकर रोने लगा।
अब अंधेरा काफ़ी ढल चुका था। प्रकाश नाथ के पास 100 रुपये थे जो उसके घर वापस आने के लिए किराए के लिए उपयुक्त थे। प्रकाश नाथ बस में बैठकर घर आ गया। घर क्या, गांव आ गया, क्योंकि अब वो घर सेठ का हो चुका था। अब उसके पास घर नहीं था तो रात को अकेले गांव की चौपाल पर बैठकर काफ़ी देर तक रोता रहा। फिर अपने आंसू को पोंछकर उठा और हाथ में एक रस्सी लेकर उसी नीम के पेड़ के पास गया जहां समर ने आत्महत्या की थी। उसी पेड़ के नीचे बैठ के दहाड़े मारकर रोने लगा और रोते हुए कहा, बेटा समर, आज मेरे लिए खाना बनाने वाला कोई नहीं है। आज तेरा बाप इतना बूढ़ा हो गया है कि अपने हाथों से अपने लिए खाना भी नहीं बना पाता है। आज बहुत अरसे हो गए हैं तेरे हाथ का खाना खाए। आज फिर से तेरा बाप तेरे हाथ का खाना खाने आ रहा है। खिलाएगा ना बेटा? आज तेरा बाप तेरे घर खाना खाने आ रहा है। तू अपने इस अभागे बाप को अपने घर में स्वीकार करेगा ना? कहीं अपने भाइयों की तरह मुझे निकाल मत देना। इतना कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगा और अंत में उसी नीम के पेड़ पर रस्सी डालकर फांसी लगा ली। 5-6 मिनट तक वह फड़फड़ाया और फिर एकदम शांत पड़ गया। उसकी गर्दन नीचे को लटक गई और वह मर गया। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।